नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गुरु, जय जिनेंद्र। आज अपन एक करंट जीके की मैराथन क्लास लेंगे जिसमें 2024-25 का करंट जीके रहेगा। 2024 के लास्ट नवंबर दिसंबर का महीना लेके चलते हैं, बाकी जनवरी से लेकर के अपन जुलाई तक की एक मैराथन क्लास आज लेंगे। बने रहिए, डटे रहिए, बहुत ही उपयोगी साबित होगी ये करंट जीके क्लास, क्योंकि हर किसी एग्जाम के अंदर आजकल करंट जीके का बड़ा अहम स्थान है ना, जिसको समसामयिक के नाम से दिया गया है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर करंट जीके नहीं, तो आपके सिलेबस में करंट जीके नहीं देंगे, वो समसामयिक के नाम से देंगे, है ना। तो आज अपन देखते हैं पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। देखो प्रश्न कंफ्यूजन वाला दिया है और इसमें नए बच्चे हैं वो तो बिल्कुल जल्दबाजी के साथ में है ना, इसको गलत करके आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, है ना, वर्तमान पूछा है तो बच्चे क्या करते हैं, जो वास्तव में ही वर्तमान में है वो कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा चकमा देने के लिए इसने डेट डाल दी है 10 नवंबर 2024। वर्तमान तो पूछा है, लेकिन 10 नवंबर 2024 को कौन से मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। बहुधा बच्चे क्या करते हैं, वर्तमान में कौन है, जैसे अपने बी आर गवई हैं, इनको याद रखते हैं, बी आर गवई, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताइए, CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस KG बालकृष्णन। ये इसमें से कौन है बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कौन है। देखिए बात करते हैं 10 नवंबर 2024 की, तो 10 नवंबर 2024 को अपने CJI DY चंद्रचूड़ जी का लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन तक वो थे, है ना। इसके बाद में 11 नवंबर को, है ना, 11/11/2024 11/11 तारीख को जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में, इनके बाद में ये जो अपने संजीव बी आर गवई जी हैं, ये 14 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होते हैं। बी आर गवई पूछने के पूरे चांस बनते हैं, क्यों बनते हैं, है ना। ये भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं, बिल्कुल चर्चा में रहे हैं। आज तक के भारत की आजादी के बाद 2 ही दलित न्यायाधीश बने हैं, जिसमें पहला कौन है, पहला न्यायाधीश कौन रहेगा बताइए। पहला भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश जो दलित वर्ग से था, आपके सामने यही है, KG बालकृष्णन। ये केरल के थे, ये कहां के थे, केरल के थे, जो भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए यहाँ पर, है ना। भारत के वर्तमान 10 नवंबर, ये डेट देखना, 10 नवंबर 2024 को पूछे तो आपका आंसर ये जाएगा, इस प्रश्न का आंसर तो यही है, उत्तर क्या हो जाएगा, ए। फिर चर्चा करते हैं, थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना है, ये 11/11/24 को अपना पद ग्रहण करते हैं। इनके बाद में 14 मई 2025 से बी आर गवई जी हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होते हैं, जो भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं, माने के जाते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रश्न ये आपका रहेगा। अगला प्रश्न, है अपना नंबर 4 का, PM श्री केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई में कमजोर छात्रों की मदद के लिए शुरू की गई पहल क्या है। ये जो PM श्री विद्यालय खोले गए हैं, इसमें जो बच्चे कमजोर रह गए हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनकी सहायता के लिए, मदद के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। A बड़ी सिस्टम, B each one rich one, C A व B दोनों, और D PM श्री विद्यालयों को अत्याधुनिक बनाना,
यानी सारी सुविधाएं डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है ना, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेब्स हैं वो अत्याधुनिक लेब्स दी जा रही हैं, कैमरे लगा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, हर प्रकार की सुविधा से उनको लेस कर दिया गया है। तो अब इसमें से बताइए आप कौन सा आंसर है। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिएगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई में जो कमजोर छात्र हैं उनकी मदद के लिए शुरू की गई पहल, क्या पहल है ये बताना आपको, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। अब ये ए व बी क्या है, बड़ी सिस्टम क्या है, बड़ी सिस्टम क्या होगा, जो सीनियर छात्र होंगे, सीनियर विद्यार्थी जूनियर विद्यार्थी को सहयोग करेगा, उसको पढ़ाएगा, उसकी कमजोरियां हो दूर करेगा। क्योंकि एक कमजोर बच्चा है वो अध्यापक से लगभग पूछने में क्या है थोड़ा शंका महसूस करता है। तो यहाँ क्या करेंगे, विद्यालय के जितने भी सीनियर्स बच्चे हैं, जो परिपाटी चली आ रही है, सीनियर बच्चा जूनियर का बॉस होता है, उनकी रैगिंग लेते हैं बड़े बड़े एमबीबीएस कॉलेजों में, है ना, आईआईटी कॉलेजों में, ऐसा नहीं है, उसको बदलिए। अब नजरिया बदलिए, आप बड़े हैं, आपका दायित्व बनता है कि छोटे जो जूनियर्स हैं उनका आप सहयोग करें। तो सरकार ने अब ये छोटे लेवल पे स्टार्ट कर दिया है। पीएम श्री विद्यालय में जो भी जूनियर बच्चे हैं वो सीनियर बच्चे हैं उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। चलिए, ईच वन रिच वन ये क्या है, पूछ लिया जाए कि ईच वन रिच वन क्या है। इसमें प्रिंसिपल और अध्यापक, विषयाध्यापक, वे सब मिलकर के विद्यालय के जितने भी कमजोर बच्चे हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, कमजोर मतलब पढ़ने में कमजोर हैं, उनको वो गोद लेंगे कि इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, मैं इसको पढ़ने के लिए मोटिवेशन दूंगा, मैं इसकी कमजोरियां कहाँ हैं उनको दूर करूंगा। गोद लेना मतलब उनको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, बड़े प्यार प्रेम से उनको समझाएंगे। तो इस प्रकार से पीएम श्री विद्यालयों में बड़ी सिस्टम लागू कर दिया गया है, ईच वन रिच वन। इसमें अध्यापक रहेंगे, प्रिंसिपल रहेगा, और इसमें क्या है, सीनियर्स बच्चे हैं वो रहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न अपना है, देखिए, खेल व खिलाड़ी, है ना, खेल व खिलाड़ी का सुमेलित जोड़ा बताना है। यानी एक साइड में ये अपने खिलाड़ी दे रखे हैं और एक साइड में इनके खेल दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको पता होना चाहिए। अवनी लेखरा है, वो कौन सा खेल खेलती है। नवदीप सिंह है, वो कौन किस खेल से हैं। डी गुकेश, बहुत ही जाने माने चेहरे हैं, डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ये किसके हैं। और हरविंदर सिंह ये कौन से खेल से हैं। तो देखिए, अवनी लेखरा को सब जानते हैं, शूटिंग से संबंध रखना है अपना, है ना। तो अवनी लेखरा का सही हो जाएगा ए, शूटिंग से ही है। नवदीप सिंह ये भी जेवलिन थ्रो से है। डी गुकेश चेस से है। और हरविंदर सिंह तीरंदाजी से है। तो गुरुजी 4 गोले थोड़ी काले करके आए, आप तो सारे के सारे सही बता रहे हो। हाँ बिल्कुल सारे सही है ना। तो इसमें करना क्या है, अब देखो ये कुछ बच्चों को, जो नए बच्चे हैं ना, इनको आंसर देना नहीं आता है, तो वो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आप उनको मिलान कीजिए, यदि 1 नंबर में ये उत्तर है तो इसको मिलाओ, 2 में ये है तो ये मिलाओ, 3 में, मतलब जो भी जहां जहां जा रहा है वो मिलाओ। अब ये देखिए, ये जो ऊपर ए बी सी डी ये दे रखे है ना, ये कैसे, ये बी सी डी है ना, ये आपके आंसर देने के हैं। और ये जो ए बी सी डी है वो ये है, ठीक है। जैसे कि ये ए आ गया मेरा, ठीक है। इस ए का उत्तर क्या है, 1 है। वास्तव में ये अवनी लेख रहा, वो शूटिंग से है, मतलब 1 नंबर सही मिला हुआ है। तो आप यहां ये ए, मतलब ये ए है, समझ रहे हैं ना आप। इस ए के नीचे आपको ए मिलना चाहिए, इस ए के नीचे 1, इस ए के नीचे 1 है क्या, है, और कहीं है नहीं है। तो बस आप माथाफोड़ी मत करो, आगे का आंसर कर दीजिए।
यदि गलती से यहां भी एक मिल गया, मान लीजिए यहां भी एक मिल गया, इसको यूं कर देते हैं, जैसे कि इसको चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ये और ये। अब देखिए यहां भी एक है, यहां भी एक है, कंफर्म नहीं है ना। चलिए तो 2 नंबर उठाइए, नवदीप सिंह बी में है, नवदीप सिंह, और ये जेवलिन थ्रो से है। यानी आप बी नंबर के नीचे जाके 2 देखिए कहां है, तो ये रहा बी, और बी के नीचे 2 एक ही जगह ये रहा, बस तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर डी गुकेश किससे है, चेस से है 3, तो सी के नीचे 3 देखिए, इस सी के नीचे 3 देखो कहां है, ये रहा एक में ही है। और हरविंदर सिंह तीरंदाजी से है, ये डी है, तो इस डी के नीचे जाके देखो 4 कहां है, इस डी के नीचे 4 जाके देखो यहां भी है और यहां भी है। क्योंकि अपने पीछे ये आंसर नहीं हो रहे थे, तो ये सही हो जाएगा आपका। ये आया समझ में, है ना। इस ए का उत्तर 1 है, तो ए के नीचे ए मिल गया। बी का उत्तर 2 है, तो बी के नीचे 2 मिल गया। डी का उत्तर 3 सही मिला हुआ है, तो सी के नीचे सी, ये 3 हो गया। और डी के नीचे 4, तो डी के नीचे 4। ऐसे मिलाते हैं ये, और फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी बहुत जल्दी भी निकल जाता है ये, है ना। और ऐसे प्रश्न है ना कम से कम 4 से 5 आते हैं, और इसमें बच्चे कंफ्यूजन भी होते हैं, है ना। डरना मत, कभी कभी तो एक भी सही आता है ना, कि चारों में से किसी एक का भी पता हो तो भी आप आंसर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना, ग्रैमी अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया बताइए। शंकर महादेवन, उस्ताद जाकिर हुसैन, पायल कपाड़िया और राकेश चौरसिया व गणेश राजगोपालन, ये 2 व्यक्ति हैं। तो बताइए किसे दिया गया। शंकर महादेवन नाम सुना होगा, बहुत अच्छे संगीतकार गायककार हैं। पायल, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। पायल कपाड़िया ये फिल्म निर्माता है। तो इनमें से जो 2024 का जो दिया गया है, ये शंकर महादेवन को दिया गया है ना। बाकी उस्ताद जाकिर हुसैन, इनको क्या मिला 2024 का, इनको 3 बार मिला है। देखो नया प्रश्न बन सकता है, किसे ग्रैमी अवार्ड 3 बार से सम्मानित किया गया। कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस्ताद जाकिर हुसैन। पायल कपाड़िया हैं, ये फिल्म निर्माता है ना। इनकी एक फिल्म है इमेजिन एज लाइट, इमेजिन एज लाइट, ये है ना। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये है ऑल वी इमेजिन, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये इनकी फिल्म है। इस फिल्म को है ना जूरी अवार्ड मिला है। कौन फिल्म फेस्टिवल में कौन सा अवार्ड मिला, जूरी अवार्ड मिला, जूरी अवार्ड मिला है। ये भी जूरी अवार्ड 2024 का, ये जूरी अवार्ड 2024, इसे भी याद रखने का है। और राकेश चौरसिया, गणेश राजगोपालन को भी क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। तो एक प्रश्न ऐसे भी बना सकते हैं कि निम्न में से किसको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखिए शंकर महादेवन को मिल चुका है 24 का, उस्ताद जाकिर हुसैन को मिल चुका है 3 बार, राकेश चौरसिया व गणेश राजगोपालन को मिल चुका है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पायल कपाड़िया। एक प्रश्न में 2 प्रश्न ऐड हो गए हैं, है ना। अगला प्रश्न अपना रहेगा, अगला प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 9। 20 दिसंबर 2024 को एलपीजी अग्निकांड हुआ था। एलपीजी का टैंकर जा रहा था और उससे गैस लीकेज होने के कारण लग्जरी गाड़ी, जो एसी गाड़ी थी, उसमें आग लग गई और वहां पर लोग जिंदा जल गए। ये किस जिले में है, कहां हुआ, जिसमें 12 लोग जिंदा जल गए थे
32 लोग घायल हो गए थे और 27 लोग हैं वो 80% तक ब्रन हो गए थे, जल गए थे, जिसकी बचने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा भीषण अग्निकांड राजस्थान के किस जिले में हुआ और गैस किसके कारण हुआ? एलपीजी के कारण हुआ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं छोटे लेवल पे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो कहाँ हुआ ये? केवड़ा के नाल उदयपुर, या फिर भांकरोटा जयपुर, या फिर किशनगढ़ अजमेर और निमराना कोटपुतली बहरोड। कहाँ हुआ? यह हुआ था भांकरोटा जयपुर, है ना, भांकरोटा जयपुर में अग्निकांड हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्न में से किसने डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी हाल ही में अपनी सभी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार चल रही है, एनसीईआरटी के नियमों के अनुसार चल रही है, से साझेदारी की है? निम्न में से किसने डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी से साझेदारी की है कि भाई हम आपके साथ मिलेंगे और शिक्षा को, है ना, उसको क्या करेंगे? डिजिटल करेंगे। इसी चरण में आप देख रहे होंगे कि अपने स्कूलें हैं, जो महात्मा गांधी मॉडल स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, तो इनमें बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइकरण किया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड लग गए हैं, कैमरे लग गए हैं और डिजिटली लैब आ गई है ना। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम पहुंचाएंगे शिक्षा को, है ना, डिजिटल के माध्यम से। तो ये इसमें से किसने साझेदारी की है बताइए? गूगल ने, क्रोम ने, चैटजीपीटी ने और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ने। तो इसमें से क्या है? गूगल ने इसमें साझेदारी की है। किससे? एनसीईआरटी से। अगला प्रश्न, है अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये गगन गिल, राजेश कमाल, राजेश जोशी, इनमें से कोई नहीं। किसको दिया गया है बताइए? गगन गिल, राजेश कमाल, राजेश जोशी, इनमें से कोई नहीं। ये बड़े उभरते हुए लेखक हैं। आपको बता दें राजेश जोशी भी बहुत पुराने लेखक हैं, पुरानों में तो नहीं आएंगे लेकिन आधुनिक काल के लेखक हैं राजेश जोशी। इनकी एक रचना है बहुत ही अच्छी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मस्त कविता है। राजेश जोशी बड़ा कटाक्ष किया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसका कारण बताइए, है ना। हम सबसे पूछा कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं तो क्यों? मैं ये लिख रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये लाइन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में राजेश जोशी जी की ये कविता सराहनीय है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो होटलों पर काम करते हैं, कहीं भी दुकानों पे काम करते हैं, अहमदाबाद भी कमाने जाते हैं। तो अब वागड़ क्षेत्र के बच्चे देखते हैं बहुत ही छोटी उम्र में ही कमाने लग जाते हैं, क्यों? इसका प्रश्न क्या है? इन्होंने अच्छे लेखक हैं राजेश कमाल, जो शेखावाटी के उभरते हुए लेखक हैं, जिन्होंने कई अपने उपन्यास निकाल दिए हैं, कई कहानियां हैं, कई काव्य संग्रह हैं, है ना। तो ये शेखावाटी के बिल्कुल उभरते हुए लेखक हैं और भविष्य में जाकर के शेखावाटी का नाम रोशन करेंगे पूरे देश में। गगन गिल ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इन्हीं को दिया गया है। इनकी एक रचना है मैं जब तक आई बाहर। इन कौन सी रचना के लिए दिया गया था? इनकी रचना कौन सी है? रचना के लिए दिया गया था मैं जब तक आई बाहर। इसके लिए इनको क्या है? ये पुरस्कार दिया गया है। तो पूछ सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं कि मैं जब तक आई बाहर के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो अपने को क्या है? गगन गिल रखना है, गगन गिल। ठीक है। अगला प्रश्न, आपके सामने है दिवस व तिथि। दिवस व तिथियों का सुमेलित जोड़ा बनाना है कि कौन सा दिवस है और कौन सी तिथि के साथ में सत्य युग्म है। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस बताया गया है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस बताया गया है,
14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बताया गया है और 22 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बताया गया है। ऑप्शन यहां नहीं देना है, नीचे देखिए। और ए में सभी सम्मिलित हैं, बी में केवल ए व डी सम्मिलित हैं, सी में बी व सी सम्मिलित हैं, डी में ए बी सी तीनों सम्मिलित हैं। कौन सा जोड़ा यहां पर सत्य है आपको बताना है। अब देखिए, आपको ये सब याद होंगे तो ये प्रश्न कर सकते हैं। यदि वो मिलान करने वाला होता 1 2 3 आगे वो आपस में, वहां कुछ जुगाड़ बढ़ सकता था, लेकिन यहां तो जो आएगा वही होगा। आपको ध्यान हो कि 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 10 दिसंबर को बिल्कुल सही है, मानवाधिकार दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है ये। 14 दिसंबर को ये भी सही है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपके बी व सी 2 हैं और आंसर हो जाएगा केवल बी व सी, आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देश का प्रथम ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहां बनाया गया है? सांबर जयपुर, नापला बांसवाड़ा, बाप फलोदी, रुनेचा जैसलमेर। आंसर हो जाएगा आपका सांबर जयपुर को देश का सबसे पहला ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक मिला है। अगला प्रश्न, है 72 वर्षीय संसदीय इतिहास में प्रथम राज्यसभा सभापति जिन पर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया। यानी अपने केंद्र सरकार में जो राज्यसभा सभापति होते हैं वो ऐसे पहले सभापति हैं जो अपने भारतीय इतिहास के 72 सालों के अंतर्गत पहली बार किसी सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया है। कौन है? ओम बिड़ला, जगदीप धनखड़, नरोत्तम लाल जोशी और वासुदेव देवनानी। इनमें से बताइए कौन होंगे? थोड़ा सा ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको पूछा गया है राज्यसभा के सभापति। अब एक अच्छा प्रश्न यहां से ही बनता है पॉलिटिकल का कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अब तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, ओम बिड़ला जी हैं, वो क्या हैं? लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिड़ला जी क्या हैं? लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये कौन है? जगदीप जी धनखड़, माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी रहे, ये अपने थे, अब तो इस्तीफा दे दिया है। यही वो शख्स हैं जिनके 72 साल के इतिहास में जिन पर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया है, पहले व्यक्ति हैं। और ये भारतीय इतिहास के पहले उप राष्ट्रपति हैं, है ना, भारतीय इतिहास के प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दिया। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे जो स्वास्थ्य कारणों का, कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता हूं, ऐसा कारण बताते हुए, स्वास्थ्य कारण बताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है।
द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने इस्तीफा सौंपा, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लगभग 22 तारीख के आसपास इन्होंने 22 तारीख को इस्तीफा दिया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जगजीत धनखड़, इनके उत्तर रहेंगे। और नरोत्तम लाल जोशी की बात करते हैं तो ये राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष हैं। ये राजस्थान की विधानसभा है ना, ये राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। और बात करें वासुदेव देवनानी की, ये राजस्थान की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2025 को, 9 जनवरी 2025 को कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? कौन सा मनाया गया? 18वां। 9 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रथम विश्व खो खो, खो खो गेम है, खेल है, प्रथम विश्व खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ? दिल्ली भारत, बीजिंग चीन, रियो डी जेनेरियो ब्राजील या ढाका बांग्लादेश? आंसर रहेगा आपका दिल्ली भारत में हुआ, और इसकी विजेता भी भारतीय रहे थे। इसके विजेता भी कौन रहे थे? भारत ने ही ये पहला विश्व खो खो वर्ल्ड कप है ये जीता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है देश की प्रथम एआई टीचर, प्रथम एआई टीचर आयरिश कहां पर शिक्षण हेतु लगाई गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल लेवल का प्रश्न रहेगा। प्रश्न यहां से भी बन सकता है, देश की प्रथम एआई टीचर का नाम बताओ, तो क्या रहेगा? आयरिश। देश की प्रथम एआई टीचर का नाम बताओ, तो नाम रहेगा आयरिश। एआई टीचर आयरिश, देखो एआई टीचर आयरिश है ना, ऐसे आयरिश, ठीक है। अभी लगाई कहां गई है? कलपकम तिरुवनंतपुरम केरल, तारापुर महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात या लखनऊ उत्तर प्रदेश? आपका आंसर रहेगा कलपकम, कलपकम तिरुवनंतपुरम केरल में लगाई गई है। ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस यूनिवर्सिटी ने गाय के गोबर से रंग यानी पेंट तैयार किया है? कोटा यूनिवर्सिटी कोटा, बिट्स यूनिवर्सिटी पिलानी, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली और जयपुर यूनिवर्सिटी जयपुर। बताइए राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने गाय के गोबर से कलर पेंट कर दिया है और 1 साल तक की गारंटी भी इसका कलर जाएगा नहीं? कौन सी है? आपकी कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा ने गाय के गोबर से कलर तैयार किया है जो 1 साल तक खराब भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है वक्फ कानून 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, खूब चर्चा में रहा है। वक्फ कानून 2025 कब लागू हुआ? है ना, बहुत विरोध किया इनका मुसलमानों ने, फिर भी लागू हो ही गया है। कब लागू हुआ? 5 अप्रैल 2025, 8 अप्रैल 2025, 14 अप्रैल 2025 या इसमें से कोई नहीं? देखिएगा 5 अप्रैल 2025 इसको राष्ट्रपति महोदया ने अनुमति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली इसको, और 8 अप्रैल 2025 को इसे लागू कर दिया गया। आपका आंसर हो जाएगा बी। यहां क्या होगा? ये अधिनियम लागू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, वक्फ संशोधन कानून अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? 8 अप्रैल 2025, 8 अप्रैल 2025। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय राई लोक नृत्य के कलाकार, भारतीय राई लोक नृत्य के मशहूर कलाकार जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। राई लोक नृत्य फेमस है भाई, राजस्थान का भी राई लोक नृत्य फेमस है ना। भीलों का, ये आदिवासियों का लोक नृत्य है राई लोक नृत्य। राई गुड़िया इसमें पात्र होते हैं, है ना, तो ये फेमस है, पूछा जा सकता है। तो कौन है मशहूर कलाकार भारत के, राजस्थान के नहीं भारत के, जिनका हाल ही में निधन हो गया?
राम सहाय पांडे, भीम सहाय पांडे, रामलाल डामोर और जीवना चरपोटा, कौन है बताइए? इसमें हो जाएंगे आपका आंसर राम सहाय पांडे। राम सहाय पांडे जी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, जो भारतीय राय नृत्य के मशहूर कलाकार थे और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन? राम सहाय पांडे राय लोक नृत्य के मशहूर कलाकार हैं भारत के। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासिका, ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी माँ रतन मोहिनी, दादी माँ रतन मोहिनी राजयोगिनी मोहिनी दीदी के निधन के बाद मुख्य प्रशासिका मोहिनी दीदी हैं। ये संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है ना? संस्थान कहाँ है? ब्रह्म कुमारी की प्रधान पीठ कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है ना। प्रधान पीठ कहाँ है? कहाँ है? ये है सिरोही में, आबू सिरोही में। कहाँ है ये? आबू सिरोही में है ना। और इसकी मुख्य प्रशासिका पूछ सकते हैं, कौन है अभी? मोहिनी दीदी इसकी मुख्य प्रशासिका है और इसका प्रधान कार्यालय है वो कहाँ है? राजस्थान के सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने 21 अप्रैल 2025 को प्रथम राजस्थान संपर्क अवार्ड, राजस्थान संपर्क अवार्ड यानी ऑनलाइन निपटारा शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक ये सम्मान किया गया है राजस्थान संपर्क अवार्ड के नाम से। ये किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया? पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट काम किसने किया? डॉक्टर इंद्रजीत यादव जिला कलेक्टर बांसवाड़ा ने, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर, गौरव अग्रवाल जोधपुर और डॉक्टर अरुण गर्ग झुंझुनू। बताइए किसने किया? बिल्कुल, है ना। हमेशा लगभग बांसवाड़ा जिला है नीचे वाले पायदान पे रहता है, लेकिन इस सम्मान में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को सम्मानित किया गया है पोर्टल संपर्क पोर्टल पे सबसे तेज त्वरित गति से शिकायतों का निस्तारण करने के लिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्य युगम बताने हैं, है ना, दोनों में से। जैसा कि श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान ये किसको मिला है? क्या वास्तव में स्वानंद किरकिरे को मिला है कि नहीं मिला है? अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद ये क्या हैं? मांड गायक हैं कि नहीं हैं? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। किसे मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को मिला कि नहीं मिला है? इसका आंसर आपको देना है। और नीचे आंसर वहां यहां से मत दे देना, नीचे भी देखना। ए केवल ए, बी सभी, सी केवल ए व सी सत्य हैं और डी केवल सी व डी सत्य हैं। यहां से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों देखिए, पहला है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान स्वानंद किरकिरे को मिला है, बिल्कुल सही बात है। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद राजस्थान के प्रसिद्ध मांड गायक हैं, याद रखना आ सकता है। इनमें से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध मांड गायक हैं? अली मोहम्मद, गली मोहम्मद, सही है। तीसरा है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, ये भी सही है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सभी, आंसर नंबर बी। ध्यान रखना, सभी उत्तर आते ही बच्चे क्या करके आते हैं, उधर ओएमआर शीट में जाते आते गोला डी काला कर देते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है जब सभी उत्तर आता है तो हम उत्तर कौन सा भर के आते हैं? डी फॉर डॉग वाला। ध्यान रखना, यहां सभी इसने बी ऑप्शन में दे दिया है, तो ओएमआर शीट में जाते जाते आपको ध्यान रखना है, मुझे ऑप्शन नंबर बी ही काला करना है, न कि डी, है ना। विशेष ध्यान रखना है इसका, प्रश्न आते आते भी गलत कर देंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आईपीएल से संबंधित है। आईपीएल 2025 से ही है ना, आईपीएल 2025 से संबंधित ही है। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। आईपीएल 2008 से शुरू हुआ, मतलब 2008 से शुरू हुआ इसकी स्टार्टिंग तो, और आईपीएल 2025 का 18वां आईपीएल था, बिल्कुल गिन के देखना पड़ेगा। यहाँ आप मार खाएंगे, है ना, लगभग अपने 25 से ही है, एक ही पॉइंट है जो पुराना है,
स्टार्टिंग कब हुई, हो सकता है पुराना पूछ ले। आईपीएल की स्टार्टिंग 2008 से हो गई थी, बिल्कुल फिक्स है। अब प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगला प्रश्न है आईपीएल से संबंधित असत्य कथन। ध्यान रखना, आपको अभी सत्य नहीं पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है। असत्य कथन बताना है। आईपीएल 2008 से शुरू हुआ था, बिल्कुल साफ हुआ था, 2008 से शुरू हुआ था। आईपीएल 2025 का 18वां आईपीएल था, बिल्कुल ये 18वां ही था, गिन के निकाल देना 2008 से 25 तक। राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में व आरसीबी ने 2025 में आईपीएल अपने नाम किया। ये बात भी सही है, ये तो ताजा ही है। आरसीबी ने पहली बार 2025 में ही जीता है आईपीएल, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी, इस नाम की जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में, मात्र 14 साल की उम्र में इसने अपना नाम रोशन कर दिया, बहुत ही कम गेंदों में शतक लगा करके। ये क्या कह रहा है, 40 गेंदों में शतक लगाया। अब ये बात देखिए सही है कि नहीं है। नहीं, इसने 40 में नहीं, इसने 35 गेंदों में शतक लगाया था। वैभव सूर्यवंशी बिहार से संबंध रखते हैं और सबसे कम उम्र में इसने शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न सही हुआ, आंसर हो गया डी असत्य। असत्य पूछा तो डी है, ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि 40 से नहीं 35 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 2025 में पद्मश्री अवार्ड पाने वाले कितने राजस्थानी हैं? संख्या पूछी है। वर्ष 2025 में पद्मश्री अवार्ड पाने वाले कितने राजस्थानी हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? 3 राजस्थानी हैं। 3 राजस्थानियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। सीन कॉफ, एक तो है सीन कॉफ निजाम, सीन कॉफ निजाम है। दूसरे बतुल बेगम, बतुल बेगम है वो मांड गायिका हैं। और बैजनाथ महाराज संत हैं। तीसरे हैं बैजनाथ महाराज, ये संत हैं। और ये बतुल बेगम है वो मांड गायिका हैं। और ये सिख कॉफ निजाम है, ये शायर हैं, शायरी बोलते हैं, शायर हैं, ये जोधपुर के हैं, ठीक है। और ये बतुल बेगम जयपुर की हैं और ये सीकर के हैं, ये जयपुर के हैं। और ये संत महाराज हैं, ये सीकर के हैं। ध्यान रखिए कि अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना बनती है पूरी, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति से संबंध रख रहे हैं। वर्ष 2025 में पद्मश्री अवार्ड पाने वाले कितने राजस्थानी हैं? 3 हैं। 3 में कौन कौन है? सीन कॉफ निजाम शायर हैं, जोधपुर के हैं। बतुल बेगम मांड गायिका, मांड गायिका के नाम इसका है। मांड गायक और भी हैं, ये मांड गायिका है। और वो मांड गायिका आए थे थोड़ी देर पहले, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ध्यान रखना, अली आ जाए पर्सन, निम्न में से कौन से मांड गायक हैं? तो अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद और बतुल बेगम, ये मांड गायिका है। और पुरानी मांड गायिका कौन प्रसिद्ध है? अल्लाह जिलाबाई, जिसने राजस्थान का जो राज्य सॉन्ग है वो गाया था, केसरिया बालम पधारो निमारे देश। और बैजनाथ महाराज हैं, ये संत हैं, सीकर के हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ताबरो ये सीन कॉफ निजाम शायर हैं। सुनिए शायरी, सुनते हो कभी? शेरो शायरी नाम आता है ना, शेरो शायरी, शेर ओ शायरी है ना। तो ये शायरियां है ना, शेरो शायर कह दें या शायरियां कह दें, ये गाते सीन कॉफ निजाम जी हैं, है ना। ये टाबरो सुनने में बहुत मजा आता है, कभी सुनिए आपने, देखना कभी सर्च करके। जैसे ही शायरी शुरू करते हैं ना ये शायर, तो इधर से बेचारे को बोलने ही नहीं देते हैं। वाह 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 वाह, पूरे हॉल में वाह 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 ही रहती है ना। तो ये जो शेरो शायरी है ना, इसके ऊपर मैं भी एक छोटी सी शायरी कह देता हूं आपको कि शेर सुनने में मजा आता है और सुनाने में मजा आता है। कभी सुना आपने? है ना, शेर सुनने में मजा आता है। जैसे शेर मैं कह रहा हूं ना, तो इधर से है ना
बोलने ही नहीं देते हैं, एक लाइन बोली नहीं कि वाह 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 वाह, है ना, तो उनको बड़ा मजा आता है। और जैसे ही वो वाह 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 करते हैं ना, तो सुनाने वाले को भी मजा आता है फिर। तो देखिए क्या है, 2 ही लाइन का शेर है, शेर सुनने में मजा आता है और शेर सुनाने में मजा आता है, लेकिन जब सामने शेर आता है तो आगे से गीला और पीछे से पीला आता है ना, यानी टट्टी पेशाब एक साथ में हो जाते हैं। तो ये तो दूर से ही अच्छा लगता है शेर, तो जब सामने होता है ना तो अलग कहावत होती है ना। इस प्रकार से ये अपने सीन कौफ निजाम है, ये शायर हैं और जोधपुर के हैं, बैतुल बेगम मांडगाई का है और बैजनाथ महाराज संत महाराज हैं सीकर से।